हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। होम मैनेजमेंट के जो सीरीज़ चल रही थी एमसीक्यू क्वेश्चन की, आज उसमें हम लोग आवास टॉपिक से देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपका जो नेट का है वो बैच शुरू हो चुका है। आप अच्छे से पढ़ते चलिए ताकि दिसंबर में इस बार आप नेट क्वालिफाई, मिनिमम नेट क्वालिफाई तो ज़रूर ही हो जाइए। और आपको बता दें कि सारी यहाँ पे जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे थ्योरीज हो, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन, क्विज़, सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके जो क्लियर हो रहे हैं वो सारे निःशुल्क ही होंगे। आपसे किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए फ़ीस नहीं ली जाएगी। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आवास टॉपिक से, कमरे में अधिक स्थान का आभास करवाना कहलाता है। आंसर होगा वृहदता। कमरे में अधिक स्थान का आभास करवाना कहलाता है वृहदता। क्वेश्चन नंबर 2, कमरे में बड़ेपन का अनुभव कराने के लिए छतें सदैव किस रंग की रखनी चाहिए? तो आंसर होगा सफ़ेद रंग। जनरली देखते होंगे कि सफ़ेद रंग के ही ज़्यादातर छत आपने देखी होगी, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कलर आ रहे हैं उसमें ग्रे कलर, क्रीम कलर, बेज कलर, इस तरीके के रंग का भी प्रयोग छत के लिए किया जाता है। और जो फॉल सीलिंग बनी होती है या पुट्टी से प्रयोग करते हुए जो भी छत पे नक्काशी या डिज़ाइन बनाई जाती है उसमें भी रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कमरे में बड़ेपन का अनुभव कराना हो तो छतें सदैव सफ़ेद रंग की रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, निजी आवास से लाभ है स्थायी पड़ोस, अधिकतम सुविधा, आर्थिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। निजी आवास, यदि अपना मकान हो तो उससे हमें क्या लाभ है? स्थायी पड़ोस, इसका ये अर्थ है कि अगर अपना जो आवास है हम हमेशा उसी स्थान पर रहेंगे तो जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे हमेशा के लिए बने रहेंगे। फिर है अधिकतम सुविधा, व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहने लग जाता है वहाँ पर ही उसे अधिक जानकारी होने लग जाती है कि कौन सा सामान हमें कहाँ पर मिल सकता है, तो इसी तरीके से वो अधिकतम सुविधाओं का लाभ भी उठा सकता है। फिर आर्थिक सुरक्षा, अगर अपना आवास होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस आवास के बदले में कुछ रुपए भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे बेच करके या फिर हम किराए पर उठा करके भी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सही आमुख को प्रभावित करने वाले कारक है सूर्य की दिशा, वर्षा की दिशा, भूखंड की स्थिति, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। सही आमुख को प्रभावित करने वाले कारक, आमुख का मतलब होता है दिशा। किसी भी घर की दिशा किस चीज़ से प्रभावित होगी या घर की दिशा कैसी होनी चाहिए, उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो जब भी घर की दिशा की बात की जाए तो हमेशा घर पूर्व दिशा में जिनका घर का दरवाज़ा खुलता है या रसोई घर भी पूर्व दिशा में स्थित होती है, दरवाज़ा खिड़की पूर्व दिशा में हो, वैसे घर सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो देखिएगा, आमुख को प्रभावित करेगा सूर्य की दिशा भी, मतलब जहाँ से सूर्य का प्रकाश आएगा। फिर वर्षा की दिशा भी, बारिश के समय में बौछार आती है तो उसके लिए व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। भूखंड की स्थिति और उपयुक्त सभी। आंसर होगा यहाँ पे सभी। क्वेश्चन देखिएगा, आमुख है धन एवं सेवाएं, आवास योजना का सिद्धांत, पारिवारिक सुरक्षा, कला का तत्व। आंसर होगा आवास योजना का सिद्धांत। जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं घर के निर्माण की तो इन सब प्रिंसिपल को हम लोग ध्यान में रखते हुए ही अपने भवन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मकान की योजना को प्रभावित करने वाला कारक है आमुख, समूहीकरण, संवहन, इनमें से सभी। आंसर होगा सभी। घर बनाते समय हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि घर की दिशा कैसी है, किचन का या बेडरूम का या मुख्य द्वार की दिशा कौन सी है, दरवाजे की दिशा या खिड़की की दिशा। समूहीकरण मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, या फिर रूमीनेस की बात की जाए तो हम एक साथ ही अगल बगल के दोनों कमरों का प्रयोग कर सकें। इन सब तरीक़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर संवहन भी होना चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
मकान योजना में आमुख का अर्थ क्या है? आंसर होगा प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, ये देखिए याद रखिएगा, आमुख का अर्थ है प्रवेश द्वार। ये शब्द, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आवास हेतु भूखंड का चुनाव करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए? भौतिक एवं स्वास्थ्य सुविधा पर, वर्तमान एवं भावी आवश्यकता पर, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवहन सुविधा पर। आंसर होगा उपयुक्त सभी। सारे पॉजिटिव यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं। जब भी हम भूखंड का, ज़मीन का चुनाव करते हैं अपने आवास के निर्माण के लिए, तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। भौतिक एवं स्वास्थ्य सुविधा भी आसपास होनी चाहिए, जैसे कि परिवहन की सुविधा, यातायात की सुविधा, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, रेलवे स्टेशन, बाज़ार, ये सारी सुविधाएं आसपास होनी चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मकान चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए ऑप्शन है परिवार की आय, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की रुचियां तथा व्यवसाय, रहन सहन की आदतें एवं परिवार की भावी योजनाएं। उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा समूहीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कमरे में वायु के समुचित आवागमन की व्यवस्था कहलाती है? यहाँ पर आंसर देखेंगे आप, वातायन दिया हुआ है लेकिन संवहन होना चाहिए, या फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। वात का आना और जाना भी शब्द सही लग रहा है और संवहन भी सही शब्द लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग क्लियर करिएगा ऑप्शन आंसर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 है, घर का वह स्थान जहां अतिथियों का आवाभगत किया जाता है क्या कहलाता है? आंसर होगा बैठक या फिर ड्राइंग रूम। क्वेश्चन नंबर 13, बैठक का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 × 12 फीट, जिसे जनरली 15/12 ऐसे शब्दों से प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो ड्राइंग रूम का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? 15 × 12। क्वेश्चन नंबर 14, मकान के रख रखाव में होने वाले व्यय को किस प्रकार करना चाहिए? उधार लेकर, बोनस लेकर, प्रति माह थोड़ा बचत करके, अतिरिक्त आय द्वारा। आंसर होगा प्रति माह थोड़ा बचत करके। मकान के रख रखाव में मान लीजिए कहीं कोई बिजली का सामान ख़राब हो गया है, पेंट ख़राब हो गया है, रसोई घर या बाथरूम के जो नल लगी हुई हैं, टोटी वो ख़राब हो गई है, तो इनके सबकी मरम्मत की, रख रखाव की आवश्यकता पड़ती ही है। तो हमें इनके लिए बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य की जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकें। छत होती है टीन की चादरों से बनी, फूस के छप्पर से बनी, कंक्रीट सीमेंट से बनी। उपयुक्त सभी। आपने देखा होगा छत इन सब से बनी होती है। इनमें से कौन सी छत अनुपयुक्त रहती है? कंक्रीट की, घास फूस की, टीन की, टाइल्स की। अब देखा जाए छत तो घास फूस की भी बनी होती है, छप्पर, लेकिन ये अनुपयुक्त तरीका है क्योंकि बारिश जब होगी तो पानी घर के अंदर आ सकता है छत से और ये कमज़ोर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवास में दरवाज़ों की ऊंचाई होनी चाहिए। इसमें आंसर देखिए ये लिखा हुआ है 6 फुट। दरवाजे की लंबाई ऊंचाई होनी चाहिए 6 फुट 6 इंच। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आवास में दरवाज़ों की ऊंचाई होनी चाहिए 6 फुट 6 इंच। लेकिन आजकल जो मॉडर्न घर बन रहे हैं तो देखिए पहले तो दरवाज़ा होता है, दरवाजे की लंबाई जनरली इतनी ही होती है, फिर उसी के जस्ट ऊपर रोशनदान जोड़ा रहता है, फिर उसी के ऊपर से ही
जस्ट रोशनदान के ऊपर ही रॉड लगाया जाता है कर्टेन या पर्दा डालने के लिए। तो जनरली आजकल जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उनमें पर्दे की लंबाई हमें 9 फीट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर सिर्फ दरवाजे की बात की जाए, रोशनदान ना गिना जाए, तो दरवाजे की लंबाई 6 फुट 6 इंच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के उन क्षेत्रफल का 15% होना चाहिए। जो खिड़कियों का क्षेत्रफल है, खिड़कियों का जो आकार है, कमरे के आकार का 15% होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक सुविधाजनक छतें होती है कंक्रीट की, घास फूस की, लकड़ी की, टीन की। तो सबसे बेस्ट होंगी कंक्रीट, सीमेंट, ईंट, सरिया, इन सब का प्रयोग करते हुए जो छत का निर्माण हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंदगी होती है 3 प्रकार की। अब देखिएगा नेक्स्ट, आवास के प्रकार हैं निजी निर्मित आवास, किराए का आवास, बने हुए कृत आवास, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। निजी निर्मित आवास जनरली हम लोग अपना घर खुद से ही बनाते हैं, जहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता है। किराए का आवास, जिनका पास खुद का मकान नहीं है वो किराए के मकान पे रहते हैं, या अक्सर जो भी व्यक्ति दूसरे शहर में नौकरी करता है तो वहाँ पर किराए का मकान ही लेता है। फिर है बने हुए कृत आवास, जैसे कि किसी बिल्डिंग में जो फ्लैट की सुविधा होती है वहाँ पर बने बनाए, या किसी कॉलोनी में आप देखे होंगे एक एक घर बना होता है, तो इस तरीके के आवास को बने हुए कृत आवास कहते हैं, जो कि व्यक्ति पूरा ज़मीन सहित मकान को खरीद लेता है। आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निजी मकान की हानि नहीं है, भारी प्रारंभिक व्यय, रख रखाव में अतिरिक्त व्यय, आर्थिक सुरक्षा, आय में कमी होने पर असुविधा। निजी मकान की हानि नहीं है। बाकी देखिए, अगर हमारा खुद का मकान है तो इसमें हमें भारी प्रारंभिक व्यय लगेगा। प्रारंभिक मतलब जब हम घर निर्माण कर रहे हैं शुरू में, तो काफ़ी खर्च होता है किसी भी घर के निर्मित होने में। फिर रख रखाव में अतिरिक्त व्यय, देखते होंगे घर में अक्सर ही कोई ना कोई चीज़ की कमी घटी रहती है, कभी ये ख़राब कभी वो ख़राब, यहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, यहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इस तरह से इस वजह से अतिरिक्त व्यय होता रहता है। फिर है आय में कमी होने पर असुविधा, जब हमारे पास आय इनकम कम हो तो हमें इनके रख रखाव में इस कारण असुविधा भी होती है। आंसर है यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा। निजी मकान से ये आर्थिक सुरक्षा हानि नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये फ़ायदा ही है कि जब हमारे पास कभी पैसा ना हो भविष्य में तो हमारा मकान हमारे काफ़ी काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह धातु भोजन पकाने के लिए ठीक नहीं रहती क्योंकि यह ऊष्मा की अच्छी संवाहक नहीं है। आंसर देखिए होगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में आपने भोजन पकते नहीं देखा होगा, बल्कि तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, इनके बड़े बड़े भगोने और पॉट, इनका प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। लेकिन स्टेनलेस स्टील की अगर बात की जाए तो ये अच्छे संवाहक नहीं होते। नेक्स्ट 24, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के तले में तांबे की परत लगाई जाती है, ऐसे बर्तन कहे जाते हैं। आंसर होगा कॉपर प्लेटेड। प्लेटेड शब्द यहाँ लिखा है, आंसर होगा कॉपर प्लेटेड। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 25, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के परतों के बीच लोहे की परत लगाई जाती है, ऐसे बर्तन कहलाते हैं 3 प्लाई बर्तन। देखिए अभी बताया गया कि भोजन को पकाने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन सही नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा का संवाहक वो अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर हमें स्टील के बर्तन भी आजकल ऐसे आने लगे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है भोजन पकाने के लिए, तो उनमें कॉपर का प्लेट लगाया जाएगा और जो स्टील और कॉपर के बीच में लोहे की परत भी लगाई जाती है,
तब उनमें क्या होता है, ये खासियत होती है कि वो हीट को प्रवाहित करते हैं। अब ये देखिए आ गया है ये पर्यावरण से एक क्वेश्चन या रोग से संबंधित। कौन सा मच्छर मलेरिया रोग फैलाता है? क्यूलेक्स, एनाफिलीज, बेसिलस, उपयुक्त सभी। कमेंट में आप इसका आंसर एक बार बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किराए पर उपलब्ध मकान की श्रेणी नहीं है। सरकार अथवा किसी स्वायत्त संस्था के स्वामित्व के मकान। फिर से देखिएगा, सरकार अथवा किसी स्वायत्त संस्था के स्वायत्व के मकान, निजी संस्थाओं द्वारा बनाए मकान, व्यक्तियों द्वारा बनाए मकान, धार्मिक संस्थाओं द्वारा बनाए मकान। किराए पर उपलब्ध मकान की श्रेणी नहीं है, धार्मिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए मकान। क्वेश्चन नंबर 28, निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है। आर्थिक सुरक्षा, अधिकतम सुविधाएं, धन की बर्बादी, सामाजिक प्रतिष्ठा। हमारा जो आवास है वो निर्मित है तो उससे लाभ क्या नहीं मिलेगा? आर्थिक सुरक्षा तो मिलेगी ही, अधिकतम सुविधाएं भी होंगी क्योंकि वो हमारा घर है, हम अपने हिसाब से व्यवस्था अपने घर में कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है कि अगर किसी का निजी मकान है, सुंदर मकान है, तो लोग देखते भी हैं कि बहुत सुंदर मकान बना है। लेकिन धन की बर्बादी होती है, ये तो है, मकान बनवाने में फिर उसके मेंटेनेंस में काफ़ी पैसा खर्च होता है, इसी कारण यह लाभ के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, मल मूत्र निष्कासन की विधि है। मलाहरण विधि, जल संवहन विधि, रासायनिक फ्लोजेट विधि, उपयुक्त सभी। देखिए ये सब क्वेश्चन भी आएंगे क्योंकि हम आवास टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कूड़ा करकट के निस्तारण की विधि है। क्षेपण, भस्मीकरण, जल प्रवाह, उपयुक्त सभी। कूड़ा करकट का अगर हमें निपटारा करना है तो ये सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें, NCERT के अनुसार जो किताब अवेलेबल है उनके अनुसार कूड़ा करकट के निस्तारण की सबसे सर्वोत्तम विधि है कूड़े को जला देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, किराए के मकान से हानि नहीं है। आर्थिक सुरक्षा, सुविधाओं की कमी, ढूंढने में असुविधा, आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का अभाव। तो मकान से हानि क्या नहीं है? आर्थिक सुरक्षा की। बाकी ये सब तो मकान से हानियाँ किराए के होती ही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निरुपयोगी पदार्थ से हानि है। वायु एवं जल प्रदूषण होता है, अत्यावस्था एवं असुंदरता उत्पन्न होती है, वातावरण में दुर्गंध फैलती है, उपयुक्त सभी। देखिए पॉजिटिव ऑप्शन दिया है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं। आवास विकास, विकास प्राधिकरण, सरला बाग, एल्डिको। बने हुए मकान, रेडीमेड मकान आवास विकास, विकास प्राधिकरण और एल्डिको संस्था द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन सरला बाग के द्वारा नहीं बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि, पथरीली भूमि, दलदली एवं चिकनी भूमि। याद रखिएगा कि मकान बनाने के लिए इन सभी प्रकार की मिट्टियाँ या भूमि उपलब्ध होती हैं, लेकिन इनमें भी सबसे खराब अगर कही जाए तो दलदली और चिकनी भूमि होगी, क्योंकि इनमें जब पानी जाएगा तो दलदली एवं चिकनी होने के कारण पानी सतह पे रुका रहेगा, नींव में जा कर के रुका रहेगा, जल्दी सूखेगा नहीं। इस कारण भवन के ऊपर हानि पहुंचती है, घर हमारा कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए मकान बनाने के लिए दलदली एवं चिकनी भूमि सही नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36, जल शुद्धिकरण की भौतिक विधि है। उबालना, आसवन, ओजोन गैस उत्पन्न करके, उपयुक्त सभी। भौतिक विधि के अंतर्गत ये सभी आएंगी। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा जीवाणु नाशक मिलाया जाता है? चूना, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस, उपयुक्त सभी।
जल को शुद्ध करने के लिए जीवाणुनाशक की बात की जाए तो इन सभी चीज़ों को मिलाया जाता है। अच्छा, एक बार ये बता दीजिए आप, पोटेशियम परमैंगनेट को हिंदी में क्या कहते हैं या इसे किस नाम से भी जाना जाता है? थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, लास्ट में शब्द आता है दवा। तो आप इसका एक बार नाम बताइएगा पोटेशियम परमैंगनेट का, और इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38, आवास होना चाहिए सिनेमा हॉल के पास, शांत क्षेत्र में, कसाई खाने के निकट, चौक में। आंसर होगा शांत क्षेत्र में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि है भौतिक विधि, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि, उपयुक्त सभी। आंसर यहाँ पर होगा रासायनिक विधि। अगर भौतिक विधि होती तो ये पारंपरिक विधि के अंतर्गत आता, कृत्रिम विधि है इसीलिए इसको रासायनिक विधि एक ही आंसर हम चुन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त सभी है। नहीं तो यांत्रिक विधि, किसी यंत्रों का प्रयोग करना भी ये कृत्रिम विधि के अंतर्गत आता, लेकिन जल शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि होगी रासायनिक विधि। क्वेश्चन नंबर 40, जल वितरण व्यवस्था का प्रकार है निरंतर जलापूर्ति, खंड जलापूर्ति, लघु जलापूर्ति, उपयुक्त सभी। आंसर होगा निरंतर जलापूर्ति। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 होगा, बना हुआ मकान खरीदने से हानि, निर्माण सामग्री का अच्छा न होना, नक्शा परिवार की आवश्यकता के अनुरूप न होना, बने बनाए मकानों का कम जीवन, उपयुक्त सभी। जो बना बनाया मकान हम खरीदते हैं तो इनमें ये सारी समस्याएं या हानि हो सकती है। हमें तो ये पता नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने या जिसने भी उस मकान को बनाया है उसने सामग्री किस क्वालिटी की प्रयोग की है। जो घर का नक्शा है वो एक ही तरीके का नक्शा पूरी बिल्डिंग का होता है, तो अपनी इच्छा अनुसार घर का नक्शा भी नहीं होता है और इसी कारण घर का जो जीवन भी होगा वो कम होता है, इसी कारण ये सारी हानियाँ होंगी। क्वेश्चन नंबर 42, निजी आवास बनवाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता होती है नक्शा, भूखंड, धन, शक्ति। आंसर होगा भूखंड। क्वेश्चन नंबर 43, मकान के रखरखाव में होने वाले व्यय को किस प्रकार करना चाहिए? प्रति माह थोड़ा बचत करके। 44, भूखंड के चयन में डैश सुविधाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है व्यक्तिगत, पारिवारिक, दैनिक, सामाजिक। जब भी हम भूखंड का चयन करें तो पारिवारिक सुविधाओं का ध्यान देना चाहिए। घर ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को लाभ पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर दिशा में बना मकान होता है सर्द एवं ठंडा, संतुलित, गर्म एवं उष्ण, उपयुक्त सभी। आंसर होगा संतुलित। क्वेश्चन नंबर 46, रसोई घर को तैलीय पदार्थों से बचाया जा सकता है अगर प्रतिदिन सफाई होती है छिड़काव करके, खिड़की और दरवाजे में जाली लगाकर, चिमनी लगाकर। देखिए, रसोई घर में तैलीय पदार्थ अक्सर आप भी देखते होंगे, किचन के जो डिब्बे रखे होते हैं, मसाले के डिब्बे होते हैं, उनमें चिकनाहट जम जाती है। तो अगर हम चाहें कि चिकनाहट ना जमे तो इसलिए हमें घर में चिमनी लगाना चाहिए। चिमनी आपने देखा होगा आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी आती है, नहीं तो नॉर्मल चिमनी या फिर झरोखा होना चाहिए जिससे कि जो सब्जी छौंकते समय, खाना बनाते समय जो धांस उड़ती है, मसाले उड़ते हैं, वो चिमनी से धुआं उनका बाहर चला जाए और सामान पे गंदगी ना जमे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चिमनी का प्रयोग भी आजकल सब इसीलिए करते हैं क्योंकि इसकी वजह से मिर्च, मसाले, चिकनाई, तेल सारे चिमनी द्वारा खींच करके किचन से बाहर कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मकान की मजबूती निर्भर करती है छत पर, दीवार पर, नींव पर, फर्श पर। मकान की मजबूती नींव पर डिपेंड होती है, जितना मजबूत नींव उतना मजबूत मकान। गृह शिल्प में प्रयोग आने वाला चिन्ह, अब चिन्ह पहचान लीजिए आप लोग, किसमें प्रयुक्त किया जाता है? यह चिन्ह किसमें प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन होगा खिसकने वाला दरवाज़ा, चारों ओर घूमने वाला दरवाज़ा, दोनों ओर खुलने वाला दरवाज़ा, एक ओर खुलने वाला द्वि दरवाज़ा। आंसर होगा चारों ओर घूमने वाला दरवाज़ा।
एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से आप सिंबल देख लीजिए। आंसर होगा चारों ओर घूमने वाला दरवाज़ा। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है 49 नंबर का। कोने का वॉश बेसिन, जो हाथ धुलने के लिए वॉश बेसिन लगा होता है, कोने का वॉश बेसिन के लिए गृह शिल्प में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इस तरीके के जो प्रतीक चिन्ह हैं आप लोग प्रिपेयर रहिएगा DSSB में और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, और नेट JRF के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो कोने में अगर वॉश बेसिन का चिन्ह हमें दिखाना है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, वह कक्ष जहाँ पर परिवार के सदस्य रात और दिन दोनों समय में आराम करते हैं उसे कहते हैं शयन कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, चारों ओर घूमने वाले दरवाजे का चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 48 में इसका आंसर देखा हुआ है, आप बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो चारों ओर घूमने वाले दरवाजे का चिन्ह होता है। तो यहीं तक था आज का वीडियो बेटा, आज इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। होम मैनेजमेंट के ये सारे नए क्वेश्चन हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन आज तक कभी भी कहीं भी देखे नहीं होंगे किसी भी प्रैक्टिस सेट में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन भी आज का अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, निरंतर नेट के वीडियोस देखते रहिए ताकि आपका नेट क्वालिफाई आसानी से हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।